हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या है कि अगर मैंने वायर लिया, एक वायर के अंदर अगर जो करंट फ्लो करेगा, एक वायर लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्लो करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कह रहा है ये, कि इसको आप मैथमेटिकली करते हैं, तो डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकली कैसे होगा? आई क्या कह रहा है वो? करंट इज फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है। इसका क्या रीज़न है, इसको बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है इसका, कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी, मतलब मैंने एक ग्राफ बनाया आई और v का बनाता हूँ, तो अगर आई बढ़ेगा तो v भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? v भी बढ़ेगा उसी रेट से, सेम रेट से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट का नाम हम दे देते हैं जैसे कि आर। क्या दे देते हैं? आर। आर क्या होता है यहाँ पे आपका? आर होता है आपका रेजिस्टेंस, जो आपने सुना होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कोई नई चीज़ नहीं है। बेसिकली ये क्या होता है, जब वायर होता है, ये इलेक्ट्रॉन, पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब करंट फ्लो करता है इसमें से, तो ये क्या होते हैं? एक लाइन में आ जाते हैं। अब इनको लाइन में लाने के लिए जो एनर्जी वेस्ट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक करंट को, इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में लेके आने के लिए उसको जो एनर्जी लॉस होती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सिंपल है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये एक फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, ये याद रखना। इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते हो, या आर की फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये वी बाय आई हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? मैंने अभी बताया, रेजिस्टेंस एक सिंपल लॉस ऑफ एनर्जी होता है। इसको हम डोनेट किससे करते हैं? आर से डोनेट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम होती है। क्या होती है? इसका सिंबल ये होता है, क्या बोलते हैं इसे? ओम। इसी के नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ऑफ रेजिस्टेंस ओम। सिंपल टॉपिक है ओम्स लॉ, बहुत इजी है बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, ओम्स लॉ समझ में आया? अच्छा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों लिखते हैं इसके अंदर। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं लिखा होगा तो क्यों ये डेफिनेशन ठीक होगी? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। उसका रीज़न समझते हैं क्या है। पहले देखिए, ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया। ओम्स लॉ क्या होता है? सिंपली आपका V इज इक्वल टू आई आर होता है। आर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ओम होती है। क्या होती है? ओम। सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
अच्छा, अभी मैंने इससे पहली वाली क्लास में बताया था कि अगर एक वायर लेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं अगर कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होता है, हीट का और टेम्परेचर में बहुत फ़र्क, इस इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर इसको हम नीचे से हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, तो ये क्या करेंगे, इनकी रैंडमनेस और बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट रेजिस्टेंस हमने क्या लिया है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना, क्या माना है इसने, कांस्टेंट माना है, ऐसा लेकिन नहीं होता। तो ग्राफ जो ये ऐसे बन रहा होता है वो ऐसे ना बन के वो वेरी करने लगेगा, वो कर्व होने लगेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर लगाना ज़रूरी होता है ओम्स लॉ के अंदर। ठीक है बच्चे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या होता है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, पहला क्या है कि उसकी लेंथ, रेजिस्टेंस के जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है वो कैसे उस पर अफेक्ट करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा, सिंपल है। दूसरा है एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ज़्यादा है क्रॉस सेक्शन का, मान लो ये क्या है, वायर है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, थर्ड वन इज इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। वही लॉजिक समझ में आ रहा है जो यहाँ पे है, यहाँ अगर मैं वायर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और वायर का टेम्परेचर कम करूँगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो वही बच्चे इसमें यूज़ होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एंड लास्ट है इसका फोर्थ, टाइप ऑफ मटेरियल, ये किस मटेरियल के बना है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनसे एक फॉर्मूला बनता है, क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों से एक फॉर्मूला बनता है। ठीक, क्या बन गया इसका, L/A बन गया। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक चीज़ लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो ये फार्मूला क्या बन जाता है, R = ρL/A, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। वैसे इसका पढ़ने में नाम रो होता है और इसका असली नेम क्या होता है, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क होता है। ठीक है, ये याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं इसका रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालूँ इसी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, रो = R/A/L। अब इसी से हम इसकी SI यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट कैसे, रेजिस्टेंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, और एरिया का SI यूनिट क्या होता है, एरिया की SI यूनिट होता है आपका मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो रजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या बन जाती है, ओम मीटर। क्या बन जाती है, ओम मीटर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में कुछ पॉइंट्स नोटिस करने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं हम इसमें, द रजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स थिकनेस एंड लेंथ, मतलब लेंथ और थिकनेस के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इसे बोलते हैं ना कि इसे। ठीक है, याद रखना।
तो सब्सटेंस पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, बट इसे यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। अगला है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस वी यूज़ कॉपर एंड एल्युमिनियम। कौन कौन से यूज़ करते हैं हम? कॉपर एंड एल्युमिनियम, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय आर मच मोर हायर देन दी प्योर मेटल्स। अच्छा, अलॉय की क्या होती है रेजिस्टिविटी? प्योर मेटल्स। अलॉय क्या होते हैं? अलॉय क्या होते हैं? कोई भी दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल्स का कॉम्बिनेशन, जब उन्हें मिक्स कर देते हैं या उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉय, ठीक है। अलॉय क्या होता है भाई? कोई भी दो मटेरियल की कॉम्बिनेशन करने के बाद जो तीसरी चीज़ बनती है हम उसको बोलते हैं अलॉय, क्या इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं उसके अंदर। अगला है निक्रोम अलॉय। निक्रोम ये यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर बहुत यूज़ किया जाता है। ये किससे मिलके बना होता है? निकल से, क्रोमियम से, एंड ऑफन आयरन भी डाल देते हैं इसमें कई बार। क्यों यूज़ करते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जैसे आयरन वगैरह हो गई, प्रेस वगैरह। इसको क्या बोलते हैं? इसमें एक तो इसकी रजिस्टिविटी क्या होती है? काफ़ी हाई होती है, ठीक है। रजिस्टिविटी हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होती है, इस वजह से वहाँ यूज़ करते हैं। दूसरी इसकी एक और अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है? इट डज़ नॉट गो अंडर गो ऑक्सीडेशन। आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं, कई जो पुराने बल्ब होते थे वो फ्यूज़ हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल होता था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था, या गैस जो उसके अंदर डाली जाती थी वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो ख़राब हो जाता था, इसलिए वो डिफ्यूज़ हो जाता था, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, सीरीज़ एंड पैरेलल। सीरीज़ क्या होते हैं? उनको सीरीज़ में लगाया जाता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को फिर तीसरे पॉइंट को कनेक्ट किया जाता है, रेजिस्टेंस को एक लाइन में करा जाता है, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है कि उनके जो पॉइंट्स होते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दोनों के एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है तो यहाँ भी ए पॉइंट होगा, यहाँ भी ए पॉइंट होगा, और यहाँ जैसे यहाँ पे बी पॉइंट है, अगर इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पॉइंट सेम रहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये होता है। अब है इसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर फार्मूला क्या होता है? देखो इसमें कुछ डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको मैं एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, आप डायरेक्ट फार्मूले पे पढ़ते हैं हम। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज़ के अंदर मान लो एक कनेक्ट हो रखा है, किसी सर्किट से जुड़ेगा, तो फार्मूला क्या होगा? सिंपली उन्हें ऐड कर देंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? जैसे इनको टोटल करने के बाद क्या आ जाएगा? एक RT आ जाएगा, इसको बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। इन सीरीज़ करंट विल बी सेम इन द रेजिस्टेंस। मतलब सीरीज़ के अंदर हमेशा करंट क्या रहता है? सेम रहता है। जो भी करंट पीछे से आएगा, आई करंट आएगा, वो ही आई करंट इसमें भी फ्लो करेगा और इसमें भी फ्लो करेगा, ठीक है। यही सीरीज़ के अंदर याद रखने वाली बात है। बट वोल्टेज डिफ़र करेगा। वोल्टेज क्या करेगा? डिफ़र करेगा। यहाँ पे V1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने वाली बात रखना है। इसके अंदर सीरीज़ पैरेलल में बहुत कन्फ्यूज़न होती है और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, अच्छे से पढ़ेंगे इसके। तो ये फार्मूला है सिंपल ऐड करने का। पैरेलल में क्या होता है? अगर इसके टोटल रेजिस्टेंस निकालने हैं तो 1/RT करेंगे इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, इसका रेसिप्रोक कट कर देते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस दी रेजिस्टेंस, और करंट क्या होती है? करंट सेम नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या जाएगा? डिफरेंट करंट बढ़ जाएगा दोनों ब्रांचेस में, बट वोल्टेज क्या होगी? वोल्टेज सेम रहेगी। वोल्टेज दोनों के अंदर VV ही जाएगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस दी रेजिस्टेंस, और सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहती है, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। मतलब सीरीज़ में अगर सर्किट होता है तो उसका नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान क्या है? इफ़ वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल स्टॉप। मतलब क्या होता है? वो सीरीज़ में होने की वजह से क्या होगा भाई? एक होगा तो दूसरा भी बंद हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम सीरीज़ में सर्किट को, जो घर में होती है वायरिंग, उसको नहीं लगाते हैं। सेकंड है आपका, इन सीरीज़ ऑल दी अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच। मतलब क्या होता है कि एक लाइन में होने की वजह से एक स्विच होगा,
अगर एक स्विच होगा तो एक को ही अगर ऑन करेंगे जब भी ऑन होंगे सारे, और अगर उसको ऑफ कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये नुकसान है। अप्लाइंसेस डू नॉट गेट सम सेम वोल्टेज, मतलब ये सेम वोल्टेज नहीं करते। मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि सीरीज़ में होते हैं तो सेम वोल्टेज नहीं होता, डिफरेंट वोल्टेज होता है। एंड इस वजह से, और जो हमें वायरिंग में जो घर में करंट आता है और अलग अलग अप्लाइंसेस होते हैं उनको सबको सेम वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता तो अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द प्रॉपर सप्लाई इज़ लो। सीरीज में होने की वजह से क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पीछे से पावर ज़्यादा खींचेगा वो, और पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो पीछे से सप्लाई क्या आ जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, तो वो उस पर लोड पड़ेगा, तो इसलिए हम सीरीज़ में नहीं लगाते। अब इसका अपोजिट एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। भाई ये सारे पॉइंट हैं, इनके अपोजिट कर दो। ठीक है, इसके सेपरेट सेपरेट स्विच होते हैं, उसमें उनकी सेम वोल्टेज होती है उनके लिए ताकि उन पर लोड ना पड़े, और ओवरऑल रेजिस्टेंस उसका कम होता है ताकि वायरिंग हीट ना हो और पावर कंज्यूम कम हो। तो ये सारे इसके एडवांटेज है, आपको पीडीएफ फॉर्म में इसको मैं बाकी दे दूंगा, अभी बस समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, P फॉर पावर एंड W फॉर वर्क डन, P फॉर पावर, इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे W क्या है, वर्क डन, और T क्या है, टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड दी। अब वर्क कौन करता है यहाँ पे, भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से उसमें जो वर्क डन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी यूनिट क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। इसको डोनेट किससे करते हैं, W से करते हैं। क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स में कि 1 वॉट इज इक्वल टू, तो क्या होगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। जूल किसकी SI यूनिट होती है, वर्क डन की होती है, और सेकेंड किसकी होती है, टाइम की होती है। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें ना, अगर इस पर फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, वो कैसे होते हैं, अगर मेरे को इसी इलेक्ट्रिक पावर को वोल्टेज और करंट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है क्या, P ये लिखा है। अब इसको मैं वोल्टेज और करंट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, देखो P इक्वल टू इंटू T। अब P आपको पता है क्या होता है, W क्या होता है, W बताओ पहले। W होता है आपका, जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, V इज इक्वल टू W/Q होता था। और करंट क्या होता था, करंट होता था आपका Q/T, है ना। तो इसको दोनों को पुट करते हैं हम यहाँ पे, W को यहाँ ले जाते हैं, W की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा आपका, V इंटू Q आएगा।